हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस पार्ट 34। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? तो आज ये ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। गाल्जी काय या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम या लाइजोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है मिटोस और दूसरा कॉन्ड्रियोन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रगणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम द्वारा कोशिकी वसन होता है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। अतः ये कोशिका को ऊर्जा संयंत्र या पावर प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कर दी जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संग्रहित ऊर्जा को शरीर की कोशिकाएं नए रसायन मिश्रण बनाने और उनको ढोने के लिए यांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड, या ऑप्शन नंबर बी लिपोप्रोटीन, या ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपोप्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी फास्फोप्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब आज ये देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रित करना है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो सेल की सामग्री और सेल के बाहर के बीच की सीमा बनाता है। इसे बस कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से बचाना है। यह अर्थ पारगम्य और उन सामग्रियों को नियंत्रित करता है जो सेल में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। सभी जीवित जीवों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर ए वायरसों का, या ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया का, या ऑप्शन नंबर सी रोगों का, ऑप्शन नंबर डी विषों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन है। तो इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान में मनुष्य, पशु, पौधों और पर्यावरण पर जहरीली चीजों की वजह से होने वाले नुकसानों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इनका काम केमिकल नुकसानदायक गैसों पर इफेक्ट की अध्ययन करना है। जहरीले पदार्थों और रेडिएशन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका निरीक्षण टॉक्सिकोलॉजिस्ट ही करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में इंसान पर रसायनों के बुरे प्रभाव की जांच होती है। इंसान पर रसायन के लक्षण, उसकी कार्यप्रणाली, उपचार और जहर का पता लगाया जाता है। शरीर में किसी रसायन की मौजूदगी और उनके नुकसान की सीमा का भी पता लगाया जाता है। मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी का फोकस डायग्नोसिस, मेडिकेशन, पर्यावरण के जहरीले टॉक्सिन की रोकथाम और मैनेजमेंट पर होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए का
सबसे पहला पात्र विश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी एम.डब्ल्यू. नीरेलवर्ग, ऑप्शन नंबर डी वाटसन और क्रिक। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। अब आ जाइए इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जेडी वाटसन एवं एफ.एच.सी. क्रिक ने डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किया था। डीएनए क्या है? जटिल लंबा जंजीर जैसा दिखने वाला अणु है जो जीवित जीव की आनुवांशिक विशेषताओं को क्या करता है? अनकोड करता है। अधिकांश पौधों और जानवरों में डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट या संकुचित संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे कोशिका नाभिक सेल न्यूक्लियस में रहने वाले अणुसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। डीएनए की संरचना एक सीढ़ी जैसी दिखने वाला अणु होता है जो घुमावदार होता है, जिससे इसे क्या मिलता है? एक अद्वितीय आकार मिलता है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। इसके घुमावदार और अद्वितीय मिले आकार को डबल हेलिक्स कहा जाता है। डीएनए आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है, हालांकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी मृदा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी म्यूजियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इपिग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यूजियोलॉजी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो म्यूजियोलॉजी म्यूजियम और म्यूजियम क्यूरेशन का अध्ययन है। म्यूजियम की रूपरेखा के प्रारंभिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण वस्तुओं के अंतर्गत आने के कारण यह अप्रत्यक्ष रूप से ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। म्यूजियोलॉजी एक तरह का विज्ञान है जिसमें म्यूजियम यानी संग्रहालय के प्रबंधन और प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्टूडेंट को एक खास अवधि या देश की संस्कृति विरासत के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पर ध्यान देना होता है। म्यूजियोलॉजी कोर्स में स्टूडेंट को संग्रहालय के दर्शन और बदलते वक्त के साथ इसमें आ रहे नए बदलाव आदि के बारे में जानकारी दी जाती है और साथ ही आर्ट गैलरी की देखभाल और प्रेजेंटेशन, संरक्षण, प्रदर्शित कलाओं की जानकारी, कलेक्शन, डिजाइनिंग, आर्टिफैक्ट्स के डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लक्स मीटर या ऑप्शन नंबर बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर होगा लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को लक्स मीटर कहते हैं। लक्स मीटर को प्रकाश मीटर भी कहा जाता है। लक्स को एलएक्स से प्रदर्शित करते हैं। लक्स प्रदीपन की एसआई इकाई है। प्रकाश का मापन ल्यूमिनस फ्लक्स बाई वर्ग मीटर के आधार पर होता है, जिसका फार्मूला होता है 1 इक्वल 1 LM
बाई एम स्क्वायर होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एनीमोमीटर किसका माप करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की गति का माप, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति का माप, ऑप्शन नंबर सी जल धारा की गति का माप, या ऑप्शन नंबर डी उपग्रह की गति का माप। तो इसका राइट आंसर होगा एनीमोमीटर वायु की गति का माप करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज जिसका अर्थ है वायु से हुई है। एनीमोमीटर का निर्माण सर्वप्रथम लियोन बत्तीस्ता अल्बर्टी द्वारा 1450 में किया गया था। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग मापन महत्व का स्थान रखता है। पवन मापी खुले स्थान में रखा जाता है और इसका आलेख या रिकॉर्डर प्रेक्षक के कक्ष में रखा जाता है। आलेख विद्युत विधि से पवन मापी से संबंधित होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विद्युत धारा का मापन अवमीटर से किया जाता है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला यंत्र वास्तव में एम्प मीटर का एक छोटा रूप अवमीटर होता है। अवमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के काम आता है। जब हम किसी भी डिवाइस का करंट मापते हैं तो डिवाइस में अवमीटर सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सीरीज में होता है तभी वो क्या करता है, समान करंट का अनुभव करता है और इसका वोल्टेज सोर्स से कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अवमीटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिससे उस पे कम से कम भार की संभावना हो। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शून्य की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए वाराह मिहिर, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी भास्कर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इनका जन्म सन 476 में भारत के कुसुमपुरा नामक स्थान में हुआ था, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वहां पर एक स्थान था कुसुमपुरा, अब यह पटना के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनके द्वारा शून्य का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने आर्यभट्टीयम ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वह उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित एलजेब्रा का प्रयोग किया। आर्यभट्ट ने पाई का काफी सही मान 3.1416 निकाला। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम साइन फंक्शन के विषय में बताया। आर्यभट्ट
महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के माने हुए विद्वानों में से एक थे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नमी माप किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पोलारीमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर या ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से नमी नापी जाती है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो आर्द्रता, संक्षेपण और वाष्पीकरण की वजह से वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा है। यह दो रूप में मापा जाता है। पहला निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा सापेक्ष आर्द्रता। 30% और 60% के बीच सापेक्ष आर्द्रता के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं हम। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए और लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।